सो हेलो गाइस, वेलकम टू BBALLBGYAN। मैं प्रतीक शर्मा। तो भैया हमारा यहाँ पर नया सब्जेक्ट जो है यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल ही नया टॉपिक रहने वाला है जो कि है लैंड लॉ। ठीक है जी। तो लैंड लॉ के अंदर हमारा आज का टॉपिक रहेगा रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। तो 2016 का जो है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। तो इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं जी क्या है इस एक्ट का। कह रहे रियल, अब देखो नाम से समझ आ रहा है एक्ट क्या कहना चाह रहा है, रियल एस्टेट के बारे में बातचीत करेगा, तो बिल्कुल जी उसी के बारे में बातचीत होगी। तो इंट्रो में कह रहा है रियल एस्टेट और इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ लीगल टर्म दैट एनकम्पासेस लैंड अलॉन्ग विद एनीथिंग परमानेंटली अफिक्स्ड टू द लैंड सच एज बिल्डिंग। तो क्या कहना चाह रहा है ये रियल एस्टेट जो, या फिर जिसको हम दूसरे शब्दों में इमूवेबल प्रॉपर्टी कह सकते हैं, वो जो है एक लीगल टर्म हो गया हमारे लॉ के अंदर, एक लीगल टर्म हो गया दैट एनकम्पासेस लैंड अलॉन्ग विद एनीथिंग परमानेंट अफिक्स्ड टू द लैंड सच एज बिल्डिंग। तो इसके अंदर लैंड तो इंक्लूड होगी ही होगी, लेकिन उसके साथ साथ जिसके ऊपर बना हुआ है जो परमानेंटली फिक्स है, मतलब कि जैसे बिल्डिंग हो गई, बिल्कुल जमीन से गड़ के बनती है ना वो, तो बिल्डिंग फिक्स हो गई लैंड के साथ, तो उसको भी जो हम रियल एस्टेट या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी को मानेंगे। क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड तो है ही, इमूवेबल लैंड को थोड़ी हिला सकते हो आप, वैसे ही उस बिल्डिंग को थोड़ी हिला सकते हो, तो इसको यूं समझो। ठीक है जी। सो द रियल एस्टेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स एंड द फेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन इट इन सो मेनी वेज। तो ये जो है इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, और इंडियन इकोनॉमी के लिए रियल एस्टेट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री है। डेवलप्ड आपने देखा होगा, बड़ी बढ़िया ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी होती हैं, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो वही चीज़ हो गई ना, हमें भी डेवलप करना है। अब हम डेवलपिंग है मतलब डेवलप्ड नहीं है पूरी तरीके से, तो हमारे को रियल एस्टेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा डेवलप्ड बनने में। सो द इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर इज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज जीडीपी। तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो जीडीपी होती है इंडिया के लिए, उसमें ये बहुत ही अहम रोल अदा करता है। क्या करता है जी? रियल एस्टेट। As per the government report, at present there are 76,044 मतलब 76044 companies operating in real estate, including 17,431 in Delhi। तो 76,000 के अप्रॉक्स जो है यहाँ पर कंपनीज जो रियल एस्टेट के अंदर डील कर रही हैं वो तो हैं, लेकिन उसमें से 17,431 मतलब 17,431 जो है वो दिल्ली के अंदर ही हैं, वो कंपनियां जो रियल एस्टेट के अंदर मतलब जो घर वगैरह बना रही, बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं, उसमें जो डीलिंग चल रही है। ठीक है जी। सो दी होम बायर्स वुड ऑफन फॉल प्रे टू prolonged legal battles with the errant builders posting them for the payment। तो वही चीज़ हो गई, जितने ज़्यादा यहाँ पर अब बिल्डर्स हो गए या फिर जो एक कंपनियाँ हो गई जो बिल्डिंग बनाने में या फिर लैंड बनाने में जो काम कर रही हैं, इसके अंदर लैंड बनाने में मतलब लैंड के बेचने के अंदर, तो उसके अंदर यहाँ पर घपलेबाजी भी उतनी ज़्यादा हो रही है। ठीक है जी। तो जो बायर्स है वो बेचारा फंस जाता है इनके चक्करों में। सो द प्रोजेक्ट वुड ऑफन गेट डिलेड फॉर द ईयर्स एंड द चेंजेस इन इट प्लान ऑफ द बिल्डिंग मैनिपुलेटिंग द रेशियो बिटवीन द बिल्डअप एरियाज एंड द कारपेट एरिया विदाउट बायर्स कंसेंट वॉज रेगुलर अफेयर। जनरली इसके अंदर होता क्या था कि जैसे भैया पैसे ले लिए तुमने, ठीक है, टोकन मनी ले लिया, और कई सालों तक साला बिल्डिंग ही नहीं बनी, खींचते रहो, बायर वेट कर रहा है बेचारा कि मैं पोजेशन कब आएगी मेरे पास, कब मैं रहूंगा उस घर में जाकर, और वहाँ पर बिल्डिंग ही नहीं है जी, अभी तो कंस्ट्रक्शन में है जी, डिले हो गया जी, ये हो गया वो हो गया जी, नल की फट गई, ये फट गया, या हमको रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया जी हमारा। तो इस तरीके से बेचारा बायर जो है मारा जाता है, उसके पैसे भी और उसका समय भी। या फिर जो है इसके अंदर ये कुछ ऐसे काम करते हैं उल्टे सीधे कि जो बिल्डअप एरियाज है, जो कारपेट एरिया, उसके अंदर डिफरेंस करते हैं। मतलब कैसे, उसको यूँ समझो जैसे घर बना, ठीक है, 100 गज का एक घर बना, उसमें से अब भाई 100 गज के जैसे घर बन रहा है, ऊपर तक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर तक है, तो वहाँ से सीढ़ियाँ भी जाएंगी, अब सीढ़ियाँ भी उसी घर में से लेनी पड़ेंगी। तो वो है तो 100 गज का घर, लेकिन 20 गज जो है उसके अंदर सीढ़ियाँ निकल गई, तो 80 जो बच गया वो कारपेट एरिया बन गया। बिल्डअप एरिया तो 100 में है ना पूरा, लेकिन उसमें जो रियल एरिया है घर में रहने लायक, सीढ़ों पे थोड़ी रहोगे अब तुम लोग, तो घर के अंदर रहने लायक जो है वो 80 गज हुआ। तो इसको यूँ समझो, तो इसको कुछ मैनिपुलेट कर दिया कि सीढ़ियाँ बढ़ा दी, सीढ़ियाँ कम कर दी, कुछ तरीके की चीज़ कर दी। द नेशनल कॉन्फ्रेंस ये इसी तरीके से जैसे गार्डन बन जाते हैं, पूल बन जाते हैं घर के अंदर, ये सारी चीज़ उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। कह रहे द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड म्यूनिसिपल अफेयर्स ऑफ स्टेट्स and UTs held on January 20, 2009 proposed the real estate sector needs to be regulated by a legislation। तो यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी किसके बीच में? मिनिस्टर्स ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अफेयर्स के, और अर्बन डेवलपमेंट एंड म्यूनिसिपल अफेयर्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़, जो यूटीज़ और इनके बीच में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 20 जनवरी 2009 को, 2009 जनवरी के डेट पे हुई थी, जिसके अंदर इन्होंने प्रपोजल दिया कि भैया हमको ये रियल एस्टेट का जो सेक्टर है ना, इसको रेगुलेट करना ही पड़ेगा, वरना ये गड़बड़ें चलती रहेंगी और हम डेवलप होने में हमारे को आ जाएगी दिक्कत। ठीक है जी। सो 2008 में क्रैश आया था, 2009 में समझ जाओ, मार्केट वाले समझ जाएंगे शायद।
तो देयर आफ्टर द रियल एस्टेट बिल 2013 वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट ऑन जून 4 2013। तो यहाँ पर रियल एस्टेट बिल जो है उसको 2013 के अंदर 2013 के अंदर 4 जून को जो है अप्रूव कर दिया था यूनियन कैबिनेट ने, और प्रेसिडेंट का जो ठप्पा लग चुका था वो लग चुका था जी इस पे मार्च 25 2016 में। ठीक है जी, अब देख लेते हैं, ये तो हो गया जी हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट सारा। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एक्ट। अब एक्ट के क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। कह रहे थे एक्ट इज अ सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेटरी एक्ट एंड इज इंटेंडेड टू रेगुलेट द बिजनेस ऑफ सेल्स एंड परचेज ऑफ रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज। नाम से समझ आ रहा है रियल एस्टेट एक्ट है, तो ये एक स्पेसिफिक एक्ट हो गया, किसी एक पर्टिकुलर चीज को टारगेट कर रहा है। किसको? रियल एस्टेट में बाइंग सेलिंग को। ठीक है जी, रियल एस्टेट जहां बोलूंगा मतलब ये बिल्डिंग प्लॉट यही सब समझ लो। So the act attempts to establish an adjudicatory mechanism for the speedy redressal of dispute in RERA। RERA बोलूंगा इसको RERA, मतलब क्या हुआ इसका? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेरा। ठीक है जी, नाम समझ आ गया। सो इसमें वही चीज़ हो गई, इसमें एडजुकेटरी, ताकि थोड़ा चीज़ें जल्दी से डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व हो जाए, इन सब चीज़ों के लिए एक्ट हमने बनाया। दस इट एम्स एट एड्रेसिंग द कंसर्न ऑफ द बायर एंड द प्रोमोटर्स इन द सेक्टर एंड डी क्लॉग द सिविल एंड क्रिमिनल कोड। डी क्लॉग का क्या मतलब होता है? क्लॉग मतलब फंस जाना, डी क्लॉग मतलब उसे फंसे को निकालना, मतलब रिमूव द ब्लॉकेज। सो द रिमूव द ब्लॉकेज ऑफ द सिविल एंड क्रिमिनल कोड्स। तो यहीं पर बायर और प्रोमोटर से जो भी सेक्टर के अंदर गड़बड़ चल रही, घपला चल रहा है, इनका जो सोल्यूशन जल्दी से जल्दी इनको मिल जाए बेचारों को, ताकि परेशान ना हो, ये उसी चीज़ के लिए हमने एक्ट बना दिया। सो इट अटेम्प्ट्स टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स एंड द डेवलपर्स बाय इम्पोजिंग क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन बोथ। तो यहाँ पर कंज्यूमर्स और डेवलपर्स जो मतलब बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं या लैंड बेच रहे हैं, उनके ऊपर प्रॉपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने इस एक्ट के द्वारा लगा दिया, ताकि दोनों अपनी सीमा में, हद में रहें। ठीक है जी। सो द सेलेंट फीचर ऑफ द एक्ट क्या है जी, इसके सेलेंट फीचर देख लेते हैं। कह रहा था एक्ट ब्रिंग्स ऑन द कॉमन प्लेटफॉर्म द बायर्स एंड सेलर्स एंड इंटरमीडिएटरीज एंगेज्ड इन द सेक्टर। यहाँ पर एक कॉमन प्लेटफॉर्म ले आए हैं ये, जिसमें बायर, सेलर और दलाल जो हो गए, इंटरमीडिएटरीज, वो रहेंगे। दूसरा पॉइंट हो गया जी, इट ब्रिंग्स एंटायर सेक्टर विद इन अ रेगुलेटरी एनवायरमेंट डिफाइनिंग द लायबिलिटीज एंड लिबर्टीज ऑफ डेवलपर एंड ग्रीवियंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म टू द बायर। तो यहाँ पर जो बिल्डर हो गया, मतलब जो सेलर हो गया, जो डेवलपर हो गया, उनके लिए लायबिलिटीज़ क्या है, उनकी क्या लिबर्टीज़ हैं, या फिर बायर की क्या लायबिलिटीज़ हैं, क्या लिबर्टीज़ हैं, क्या ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, अगर बायर को कोई दिक्कत है तो वो कहाँ जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है इस एक्ट के अंदर बता दी गई हैं। सो it makes mandatory disclosure of details of all registered project including layout plan, land status, approval agreement etc। तो ये सारी चीज़ें इसमें, लेआउट प्लान हो गई, ये सारी चीज़ें जो है प्रोजेक्ट की डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी अगर कोई भी डेवलपर यहाँ पर काम कर रहा है तो। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन विद रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ एटलीस्ट 500 स्क्वायर मीटर्स एरिया और दोज कंप्राइजिंग 8 फ्लैट। मतलब क्या हुआ इसका? कह रहे हैं ये मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है इस एक्ट के अंदर उन बिल्डर्स के लिए या फिर उन डेवलपर्स के लिए जो कम से कम 500 स्क्वायर मीटर एरिया के अंदर जमीन पे कुछ बना रहे हैं, या फिर 8 फ्लैट जो है बनाते जा रहे हैं। ठीक है जी, जिसमें 8 फ्लैट हो गए एक साथ, या फिर 500 स्क्वायर मीटर के अंदर कोई भी बिल्डिंग बना रहे, एक के ऊपर एक, वो हो गया जी। सो द प्रोजेक्ट डेवलपर्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट एटलीस्ट 70% ऑफ देयर फंड्स इंक्लूडिंग लैंड कॉस्ट इन अ सेपरेट एस्क्रो अकाउंट टू मेट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो 70% जो भी डेवलपर का एस्टिमेटेड है लैंड के ऊपर, उसका 70% उसको जो है जमा करके रखना पड़ेगा एस्क्रो अकाउंट के अंदर, और उस बेसिकली तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जितनी भी उसकी लग रही है एज अ सेफ्टी हो जाएगा उसका। मतलब क्या हुआ कि इसमें डेवलपर भी फंस गया और बायर तो फंसा हुआ है जी, उसने पैसा दिया है ना। So a provision for imprisonment up to 3 years in case of promoters and up to 1 year in case of real estate agents and buyer for violation of the orders of appellate tribunals or monetary penalty or both। तो यहाँ पर अगर इन सब चीज़ों को इस एक्ट के अंदर कुछ भी, वैसे तो एक्ट में तो कई सारी चीज़ें लिखी हुई, यहाँ पर मोटा मोटा लिख दिया मैंने, तो इस एक्ट के अंदर अगर तुम कुछ भी चीज़ नहीं मानते हो या इसके प्रोविजंस को नहीं मानते हो तो उस केस में इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 3 साल तक की। किसको? इन द केस ऑफ प्रोमोटर्स, जो उसके प्रोमोटर्स हैं प्रोजेक्ट के, उसको 3 साल तक हो सकती है, या फिर 1 साल तक की सजा हो सकती है उनको रियल एस्टेट एजेंट्स को, जो दलाल हैं। ठीक है जी, एंड बायर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स और बायर, जो दलाल है और जो खरीदार है, बायर है उस जमीन का, उनको 1 साल तक की सजा हो सकती है अगर वो कुछ भी ऐसे वायलेशन वगैरह करते हैं किसी ट्रिब्यूनल के, या मॉनेटरी पेनल्टी लग सकती है, किसी के ऑर्डर को नहीं मान रहे ये लोग या कुछ कर रहे हैं तो, या फिर मॉनेटरी पेनल्टीज, मतलब पैसों के थ्रू भी तुम्हारे ऊपर पनिशमेंट लगाई जा सकती है, या दोनों को मिक्सअप करा जा सकता है। आसान है जी यहाँ तक बिल्कुल, ठीक है। अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ कारपेट एरिया एंड अ सिस्टम दैट वुड रिक्वायर द कंसेंट ऑफ 2/3 ऑफ द बायर्स इन केस देयर आर चेंजेस इन द प्रोजेक्ट प्लान। तो वही मैंने कहा ना, जो कारपेट एरिया और बिल्डअप एरिया, जो सीडी वाला एग्जांपल दिया था, तो इस केस में जैसे बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बन रही हैं
तो कम से कम जैसे यहाँ पर एक सोसाइटी उसमें 100 बायर्स हैं, तो उसमें से कम 2/3 लोगों की कंसेंट होनी चाहिए कि हाँ भाई ये चेंजेस कर लो, सीढ़ी थोड़ी बढ़ा लो या सीढ़ी थोड़ी कम कर लो, या पूल बढ़ा लो, थोड़ा गार्डन बढ़ा दो, कम कर दो। अगर 2/3 कम से कम उसको कंसेंट चाहिए, किसको, डेवलपर को, जो बना रहा है उस सोसाइटी को, कर रहा है तो कारपेट एरिया और इसमें चेंजेस कर सकता है वो, वरना नहीं कर सकता। एस्टेब्लिश फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, इसके अंदर वही डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए हो जाएगा। अपीलेट ट्रिब्यूनल्स विल बी रिक्वायर्ड टू एडजुडिकेट केसेस विद इन 60 डेज, तो 60 दिन का यहाँ पर समय यहाँ पर इनको मिलता है अपीलेट ट्रिब्यूनल्स को, केस को भैया खत्म करो। देयर इज प्रोविजन फॉर रिवोकिंग रजिस्ट्रेशन एंड इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज, इस एक्ट के अंदर पेनल्टीज वगैरह की बातचीत भी करी गई है। द बिल बियर सिविल कोर्ट फ्रॉम टेकिंग अप मैटर्स डिफाइंड इन इट, देयर आर 644 कंज्यूमर कोर्ट्स इन द कंट्री, तो वही चीज़ हो गई, यहाँ पर कंज्यूमर कोर्ट और इन सबको मिला दिया गया। अब इसके अंदर कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, इसको हम करेंगे जी किसी और वीडियो के अंदर। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ जी। वीडियो अच्छी की लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दे दीजिएगा क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जो मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। बाकी कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों को दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन, सजेशन, क्वेरी, डाउट है, कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की। बाकी जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वो जरूर खोल के देख लिया करो, वहाँ पर मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। एक बार मैं अपना इंस्टाग्राम का यूजर नेम कॉल आउट देता हूँ, ANDRO_GUY, ठीक है जी। और अगर आप मेरे से लाइव कॉल के थ्रू बातचीत करना चाहते हैं तो उस केस में आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका ऐप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉल फॉर मी। वहाँ पर मेरा नाम डाल दो प्रतीक शर्मा, या फिर मेरे चैनल का नाम डाल दो BBALLBGYAN, मैं आ जाऊँगा वहाँ पर, आप मेरे से कॉल के थ्रू बातचीत कर सकते हैं। सब्सक्राइब करो तो बहुत ही बढ़िया, सब्सक्राइब नहीं करो तो कर लो, ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तुम लोग कर दोगे मिस। और बेल आइकन को ऑल पे करना मत भूलना, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलो जी, थैंक्स वॉचिंग टू BBALLBGYAN, प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के।